हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने यूट्यूब चैनल पर एमएससी मैथमेटिक्स जो एनईपी के अंडर में कोर्स चला है उसकी क्लासेस हमने स्टार्ट करी हैं, जिसके थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस स्टार्ट कर चुके हैं। ये पेपर नंबर 2 फंक्शन एनालिसिस है। ये फंक्शन एनालिसिस का लेक्चर नंबर 8 है जो हम आज के लेक्चर में करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हमने आपको क्या क्या डिस्कस कर लिया, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एक बार नॉन लीनियर स्पेस हमने पढ़ा था, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, कंप्लीट स्पेस पढ़ा था, बनाक स्पेस पढ़ा था। बनाक स्पेस के ऊपर बहुत सारे एग्जाम्पल्स करे थे। तो आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं बनाक स्पेस के काउंटर एग्जांपल्स। आपके सिलेबस में दोनों दे रखे हैं, एग्जांपल्स भी और काउंटर एग्जांपल्स भी। तो अब हम करने वाले हैं काउंटर एग्जांपल्स। तो काउंटर एग्जांपल का यहाँ पर अब एक एग्जांपल लिखा हुआ है, क्या है, लेट एक्स बी द सेट ऑफ ऑल कंटिन्यूअस फंक्शंस स्केलर रियल वैल्यूड डिफाइंड ऑन 0,1 एंड लेट नॉर्म ऑफ एक्स इज दिस, देन एक्स इज नॉन लीनियर स्पेस बट एक्स इज नॉट कंप्लीट, दैट इज एक्स इज नॉट अ बनाक स्पेस। तो हमें क्या एग्जांपल दे रखा है कि एक्स कोई भी सेट है सारे कंटिन्यूअस फंक्शंस का, मतलब सारे कंटिन्यूअस फंक्शंस होने वाले हैं उस सेट के अंदर। ठीक है, और वो जो फंक्शंस है वो स्केलर रियल वैल्यूड फंक्शंस है। ठीक है, और डिफाइंड कौन से स्पेस पर है, मतलब कौन सी इंटरवल के बीच में हमारे पास सेट डिफाइन हो रहा है, 0 से 1, और एक क्लोज इंटरवल है, मतलब 0 और 1 इंक्लूडेड है। ठीक है, और हमें नॉर्म किस तरह से डिफाइन करके दे रखा है, नॉर्म ऑफ एक्स हमारे पास है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से 1 मॉड ऑफ एक्स टी डी टी। ठीक है, मॉड ऑफ एक्स टी डी टी, और एक्स हमारे पास किसको बिलोंग कर रहा है, हमें सेट जो है कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस का उसको बिलोंग कर रहा है। ठीक है, उसके नॉर्म को हमें इस तरह से डिफाइन करके दे रखा है। अब हमसे क्या बोला है, क्या प्रूव करना है हमें कि एक्स जो है वो हमारे पास नॉन लीनियर स्पेस है, बट एक्स हमारे पास कंप्लीट स्पेस नहीं है। ठीक है, और अगर नॉर्म्ड है, कंप्लीट नहीं है, तो मतलब वो बनाक स्पेस नहीं होने वाला है, दैट इज एक्स इज नॉट अ बनाक स्पेस। हमें प्रूव करना है। ठीक है, सबसे पहले हमें ये भी दिखाना है कि एक्स हमारे पास नॉन लीनियर स्पेस है। तो सबसे पहले हम नॉन लीनियर स्पेस की जो कंडीशन है उन्हें सेटिस्फाई करा के देखेंगे। तो क्या क्या कंडीशंस होती है अब तो आपको याद हो गई होंगी अच्छे से। फर्स्ट कंडीशन होती है कि हमारे पास जो नॉर्म ऑफ एक्स है वो इक्वल्स टू 0 आता है। तो हमारे पास जो नॉर्म ऑफ एक्स होता है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है। और अगर नॉर्म ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 हो जाता है तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो एलिमेंट एक्स है वो भी इक्वल्स टू 0 होने वाला है। ठीक है, और सेकंड कंडीशन क्या होती है कि हमारे पास एक्स प्लस वाई का जो नॉर्म होता है, दो एलिमेंट ले लेते हैं हम सेम सेट में से, एक्स प्लस वाई, उसका जो नॉर्म होता है एक्स प्लस वाई का नॉर्म, वो हमारे पास किसके इक्वल, इस लेस देन इक्वल्स टू होता है, किसके, नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई की। ठीक है, और थर्ड कंडीशन हमारे पास क्या होती है, थर्ड कंडीशन होती है हमारे पास कि नॉर्म ऑफ अल्फा एक्स, अल्फा क्या है हमारे पास यहाँ पे स्केलर मल्टीपल है, स्केलर एलिमेंट है कुछ भी, तो नॉर्म ऑफ अल्फा एक्स हमारे पास इक्वल होता है मॉड ऑफ अल्फा इनटू नॉर्म ऑफ एक्स की। ठीक है, तो वन बाय वन हम इन जो प्रॉपर्टीज है नॉर्म लीनियर स्पेस की प्रूव करते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी पर आते हैं। देखो हमारे पास नॉर्म ऑफ एक्स इस तरह से डिफाइन है। ठीक है, अब देखो नॉर्म ऑफ एक्स हमारे पास इस तरह से डिफाइन है कि इंटीग्रेशन 0 से 1 मॉड ऑफ एक्स टी डी टी। अब हमें एक चीज पता है कि अगर कोई भी फंक्शन हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है तो उसका अगर हम इंटीग्रेशन कर देते हैं तो वो भी हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 बैठता है फॉर एनी क्लोज इंटरवल a, b। ठीक है, अब देखो हमारे पास जो फंक्शन है वो एक्स टी है। ठीक है, और उसका मॉड आ रहा है, मतलब जो मॉड ऑफ एक्स टी पूरा फंक्शन है वो हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो गया। इसका मतलब अगर हम क्लोज इंटरवल में इसका इंटीग्रेशन करते हैं 0 से 1 तो हमारे पास जो इसका इंटीग्रेशन आएगा वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आएगा अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। तो हमारे पास जो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी वो सेटिस्फाई हो गई। अब फर्स्ट प्रॉपर्टी का सेकंड पार्ट क्या है कि नॉर्म ऑफ एक्स अगर हमारे पास 0 इक्वल्स टू 0 हो जाता है तो हम क्या करते हैं, नॉर्म ऑफ एक्स की अपनी वैल्यू डालते हैं इक्वल्स टू 0। अब देखो हमारे पास प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है एफ एक्स डी एक्स, उसका इंटीग्रेशन करा कोई भी क्लोज इंटरवल a, b पर, a से लेकर b पर, और a और b आपस में इक्वल नहीं है और उसका इंटीग्रेशन हमारे पास 0 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि एफ एक्स हमारे पास इक्वल्स टू 0 होगा। कंडीशन क्या है, a और b आपस में इक्वल नहीं होने चाहिए। अब देखो 0 और 1 आपस में इक्वल तो है नहीं, और जो हमारे पास फंक्शन है वो भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू मतलब ग्रेटर देन होना चाहिए 0 के, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए हमारे पास फंक्शन, मतलब पॉजिटिव फंक्शन होना चाहिए। यहाँ पे कंडीशन ये भी है। ठीक है, तो हमारे पास जो मॉड ऑफ एक्स टी है वो हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 भी है, और जिसकी लिमिट्स है 0 और 1 वो भी आपस में इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास जो फंक्शन है मॉड ऑफ एक्स टी वो हमारे पास इक्वल्स टू 0 हो गया अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रल्स। ठीक है, तो इससे हम क्या कह सकते हैं, अब मॉड ऑफ एक्स टी इक्वल्स टू 0 है, इसका मतलब क्या है कि एक्स भी हमारे पास इक्वल्स टू 0 होने वाला है। ठीक है, एक्स टी लिखते हैं, एक्स लिखते हैं, सेम ही चीज़ है क्योंकि जो हमारे पास एक्स है वो हमारे पास टी का फंक्शन है। ठीक है, तो एक्स टी लिखते हैं, एक्स लिखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे हमारे पास फर्स्ट जो प्रॉपर्टी होती है नॉन लीनियर स्पेस की वो प्रूव हो जाती है। अब सेकंड प्रॉपर्टी के ऊपर चलते हैं। सेकंड क्या है, नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब देखो नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई को हम किस तरह से लिख सकते हैं, नॉर्म किस तरह से डिफाइन है, इंटीग्रेशन 0 से 1 और मॉड के अंदर हमारे पास एक्स का एलिमेंट एक्स, वाई का एलिमेंट वाई, एक्स प्लस वाई, और ये फंक्शन किसकी होने वाला है, टी के। ठीक है, इस तरह से हम लिख सकते हैं इंटू डी टी। अब क्या करें हम, जो टी है, जो टी के फंक्शन है वो दोनों पर टी पहले अलग अलग कर लेते हैं। ठीक है, एक्स टी प्लस वाई टी इंटू डी टी, और मॉड चली रहा है हमारे पास और इंटीग्रेशन भी। ठीक है, अब मॉड हमारे पास दोनों पर है, एक्स टी पर भी वाई टी पर भी, तो हम क्या करते हैं दोनों पर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करके हमारे पास लेस देन इक्वल्स टू का इनइक्वलिटी आ जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास ये कंडीशन बन गई, इस पर अलग मॉड कर दिया और इस पर अलग मॉड कर दिया। ठीक है, अब दोनों पर हम इंटीग्रेशन भी अलग अलग कर सकते हैं, उसमें तो कोई बात नहीं क्योंकि हमारे पास इंटीग्रेशन का साइन सेम रहने वाला है, लिमिट्स भी, और हमारे पास जिस रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन
इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो भी। तो अब हमारे पास ये वाली कंडीशन आ गई। अब ये क्या है, हमारे पास नॉर्म ऑफ एक्स है और ये क्या है, नॉर्म ऑफ वाई। ये तो हमारे पास क्या आ गया कि नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई इज लेस देन इक्वल्स टू होता है नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू एक्स। तो इससे हमारे पास जो सेकंड प्रॉपर्टी होती है वो भी हमारी प्रूव हो जाती है। ठीक है, अब हम थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी में क्या है, देखो नॉर्म ऑफ अल्फा एक्स लेके चलना है। तो नॉर्म ऑफ अल्फा एक्स क्या होगा, समीशन इंटीग्रेशन करेंगे 0 से 1 पर मॉडुलस ऑफ अल्फा एक्स इंटू टी dt। ठीक है, मतलब t का फंक्शन है अल्फा एक्स। ठीक है, अब क्या करते हैं, अल्फा एक्स टी, देखो यहाँ पे हम दोनों ब्रैकेट लिख रखे थे, एक ब्रैकेट हटा दिया, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास अल्फा पे हमने टी क्यों नहीं लगाया, ऊपर हमने एक्स पर टी लगाया था और वाई पर भी टी लगाया था। इस पर क्यों नहीं लगाया, क्योंकि अल्फा हमारे पास स्केलर है, स्केलर किसी का फंक्शन नहीं होगा, कोई वो फिक्स्ड वैल्यू होने वाली है। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, दोनों पे मॉड अलग अलग कर लेते हैं। यहाँ पे देखो इनइक्वलिटी नहीं आएगी, क्यों नहीं आएगी, क्योंकि अल्फा हमारे पास स्केलर है तो इनइक्वलिटी का साइन नहीं आने वाला है, क्योंकि वो एक कॉन्स्टेंट वैल्यू होने वाली है स्केलर। ठीक है, तो मॉड ऑफ अल्फा प्लस इंटू मॉड ऑफ एक्स टी डी टी। ठीक है, अब हमारे पास जो इंटीग्रेशन होगा वो टी के रेस्पेक्ट में हो रहा है। अब अल्फा में कोई टी नहीं आ रहा है तो हम मॉड ऑफ अल्फा को हम बाहर ले सकते हैं और अंदर क्या बचा, इंटीग्रेशन 0 से 1 एक्स मॉड ऑफ एक्स टी डी टी। ठीक है, और ये किसका फंक्शन है, नॉर्म ऑफ एक्स का। तो हमने क्या प्रूव कर दिया कि नॉर्म ऑफ अल्फा एक्स इक्वल्स हो गया मॉड ऑफ अल्फा इंटू नॉर्म ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स। मतलब वो सभी एक्स जो हमारे सेट एक्स में बिलोंग कर रहे हैं उन सभी के लिए वाली जो कंडीशन वो भी सेटिस्फाई हो रही है। यहाँ पे अल्फा हमारे पास स्केलर है। अब जब हमने तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दी, देखो फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई, ठीक है, सेकंड हमारे पास यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई और थर्ड हमारे पास यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई। जब तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास जो एक्स है वो एक नॉन लीनियर स्पेस है विद रेस्पेक्ट टू द नॉर्म डिफाइन। जो हमने नॉर्म डिफाइन करा है उसके रेस्पेक्ट में वो एक नॉन लीनियर स्पेस है। ठीक है, अब हमें और क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि वो एक कंप्लीट स्पेस नहीं है। ठीक है, मतलब बना के स्पेस नहीं है। अगर नॉर्म स्पेस तो हो गया, बना के स्पेस नहीं है तो सीधा सा मतलब है कंप्लीट स्पेस ही नहीं होगा। हमें ये प्रूव करना है कि वो कंप्लीट नहीं है। अब कंप्लीटनेस प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, हम कोई भी उस सेट में से कोई कॉची सीक्वेंस लेते हैं और उसे शो करते हैं कि वो जो सीक्वेंस है वो उसी स्पेस के किसी पॉइंट पर कन्वर्स कर रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इसमें हम लेके चलेंगे कोई भी एक सीक्वेंस का एग्जांपल ले लेंगे। देखो जब भी हमें प्रूव करना हो कि वो इस कंप्लीट है तो हम सिंपल जो हमारे पास तरीका होता है, जो फॉर्मेट होता है उस फॉर्मेट में हम लेके चलते हैं। बट जब भी हमें प्रूव करना होता है कि वो नॉट है, मतलब कहीं पे भी कुछ कॉन्ट्रडिक्शन वाली कंडीशन आ जाए तो हमें कुछ एग्जाम्पल देना होता है। तो हम इसमें भी एक कंप्लीटनेस नहीं है, कंप्लीट नहीं है, उसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेकर चलेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो कंप्लीटनेस शो कर रहे हैं, हम यहाँ पे एक सीक्वेंस डिफाइन कर लेते हैं। सीक्वेंस क्या है, हमारे पास एक्स एंड टी है। ठीक है, वो किस तरह से डिफाइन है, फॉर टी 0 और 1/2 के बीच में, मतलब टी लेस देन इक्वल्स टू होना चाहिए, वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू होना चाहिए 0 से और लेस देन इक्वल्स टू होना चाहिए 1/2 से। तो तब हमारे पास एक्स एंड टी की वैल्यू हमारे पास आ रही है 0, और अगर हमारे पास टी की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू है 1/2 से और लेस देन इक्वल्स टू है 1/2 प्लस 1/n से, तो हमारे पास वैल्यू है nt माइनस n/2। ठीक है, और थर्ड क्या है हमारे पास कि एक्स एंड टी की वैल्यू हमारे पास 1 है, कब, जब हमारी टी की वैल्यू लेस देन ग्रेटर देन इक्वल्स टू है 1/2 प्लस 1/n से और लेस देन इक्वल्स टू है 1 से। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास सीक्वेंस हमने ले लिया। अब हम ये मान रहे हैं कि ये जो हमने सीक्वेंस लिया है ये हमने इस स्पेस के लिया है, एक्स सेट का। ठीक है, जो एक्स हमारे पास वेक्टर स्पेस दे रखा है। अब जो एक्स सेट है वो सारे कंटिन्यूस फंक्शंस का सेट है, तो हमारे पास ये जो सीक्वेंस है वो एक बार कंटिन्यूस होना चाहिए। तो एक बार कंफर्म कर लेते हैं वो कंटिन्यूस है या नहीं है। देखो अब हमारे पास जो डिसकंटिन्यूटी हो सकती है वो किस किस पॉइंट पर हो सकती है, एक तो 1/2 पर हो सकती है और दूसरी हाफ प्लस 1/n पर। ठीक है, तो अगर 1/2 पर हम देखते हैं, 1/2 पर हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, हमारे पास 0 है, और राइट हैंड लिमिट क्या होगी, n की जगह पर हम t की जगह पर हम 1/2 पुट करते हैं, तो हमारे पास राइट हैंड लिमिट क्या आएगी, n इंटू 1/2 माइनस n/2। तो हमारे पास n/2 माइनस n/2 हमारे पास क्या आ गया, इक्वल्स टू 0 ही आ गया। ठीक है, तो इसकी लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट इक्वल्स हो गई, तो हमारे पास 1/2 पर हमारी जो सीक्वेंस है वो कंटिन्यूस है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पर उसकी कंटिन्यूटी देख लेते हैं 1/2 प्लस 1/n पर। ठीक है, अब इस पे लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास क्या है, nt माइनस n/2। ठीक है, n की वैल्यू हमारे t की वैल्यू हमारे पास क्या है, t की वैल्यू हमारे पास ये है, तो t की वैल्यू हम पुट करते हैं। जो t की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, n तो हमारे पास एज इट इज रहा, t की वैल्यू आएगी 1/2, मतलब n/2 प्लस n/n। ठीक है, समझ में आ गया होगा हमने किस तरह से करा है। पहले बाहर n रहने वाला है, t की वैल्यू है 1/2 प्लस n/2। ठीक है, n/2 नहीं 1/n। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू है, तो हमने क्या लिख दिया, n/2 प्लस n/n। तो n/n से ये कट गया 1 बचा। ठीक है, अभी हमारे पास एक और टर्म है माइनस का n/2। ठीक है, अब ये n/2 है माइनस का, ये n/2 है प्लस का, तो ये दोनों भी आपस में कैंसिल आउट हो गए। हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट क्या बची, 1। ठीक है, अब राइट हैंड लिमिट देखते हैं। राइट हैंड लिमिट क्या होने वाली है, देखो फॉर t इक्वल्स टू 1/2 प्लस 1/n के लिए हमारे पास जो लिमिट रहने वाली है वो 1 रहने वाली है। राइट हैंड लिमिट भी हमारे पास 1 आ गई, तो ये दोनों इक्वल हो गई, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट। तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास जो सीक्वेंस है वो सेकंड वाली
वाले सेकंड वाले पॉइंट पर भी हमारे पास जो सीक्वेंस है वो कंटिन्यूस है, ठीक है। तो हमने फाइनली लिख दिया विच इज कंटिन्यूस ऑन 0,1 0,1 इंटरवल पर हमारा जो सीक्वेंस एक्स एन टी है वो कंटिन्यूस है। तो हम कह सकते हैं कि एक्स एन जो है वो बिलोंग कर रहा है हमारे पास जो स्पेस सेट लिया है एक्स पर, ठीक है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एन, हर एन की वैल्यू के लिए हमारे पास जो एक्स एन सीक्वेंस है वो एक्स में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब जब ये सीक्वेंस कंटिन्यूस है तो इसका एक बार ग्राफ भी देख लेते हैं। ग्राफ किस तरह से बनेगा, देखो इस तरह से हमने ग्राफ बनाया। यहाँ पे हमारे पास पॉइंट्स क्या क्या है, देखो 0 है और क्या आ रहा है 1/2 आ रहा है, ये मान लो ये हमारे पास 1/2 रहने वाला है। दूसरा पॉइंट क्या है, ये 1/n यहीं पे है, 1/2 + 1/n, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ यहाँ पर रहेगा 1/2 में ऐड करेंगे 1/n को, तो वो हमारे पास पॉइंट यहाँ पे रहेगा और हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है 1, ठीक है। इस तरह से हमारे पास वैल्यूज हो गई, ठीक है। अब उसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं। देखो t की वैल्यू 0 से 1/2 पर हमारे पास रहने वाला है सीक्वेंस की वैल्यू 0, मतलब 0 से t की वैल्यू 0 से 1/2। यहाँ पे भी हम लिमिट्स ऐसी मेंशन कर देते हैं, इधर 1/2, इधर 1/2 + 1/n और यहाँ पे हमारे पास रह गया 1, ठीक है। अब देखो t की वैल्यू 0 से लेकर 1/2, 0 से लेकर 1/2 पर हमारी वैल्यू क्या रहने वाली है 0, मतलब हमारे पास जो ग्राफ रहेगा वो एज इट इज ऐसे चलता रहेगा इधर, ठीक है। उसके बाद क्या होने वाला है 1/2 से 1/2 + 1/n तक हमारे पास जो वैल्यू रहेगी वो ये रहेगी, ठीक है। उसे हम अभी देखते हैं, पहले इस वाली को देख लेते हैं। 1/2 + 1/n से मतलब यहाँ से लेकर हमारे पास 1 तक हमारी जो वैल्यू रहने वाली है वो 1 रहने वाली है, मतलब वो समथिंग अगर हम डॉट 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 से चेक करें तो हमारे पास इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, ठीक है, वो हमारे पास रहने वाली है इस तरह से 1, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में क्या रहेगी, जब हमारे पास हमने प्रूव कर दिया कि वो कंटिन्यूस है तो वो समथिंग ग्राफ ज्वाइन होगा इस तरह से रहेगी, ठीक है। बीच वाले एरिया में हमारे पास जो ग्राफ की वैल्यू है वो इस तरह से रहने वाली है, ठीक है। अब ये ग्राफ काम में आएगा, समझ लेना किस तरह से हमने ये बताया है, ठीक है। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, अपने सीक्वेंस पर चलते हैं। नाउ फर्स्ट वी विल प्रूव दैट सीक्वेंस xn इज अ कॉची सीक्वेंस। अब हम क्या करेंगे, जो हमने सीक्वेंस लिया है xn, वो ये xn सीक्वेंस जो लिया है वो एक कॉची सीक्वेंस है, हम प्रूव करने वाले हैं, ठीक है। फॉर दिस लेट m इज ग्रेटर देन n। अब इसके लिए हमारे पास कॉची सीक्वेंस की क्या डेफिनेशन होती है कि xm - xn हमारे पास क्या होता है, इसका जो मॉड है या फिर कहीं तो नॉर्म वो लेस देन एप्सिलॉन होता है। ये तो हमारे पास कंडीशन होती है कॉची सीक्वेंस की। तो हमारे पास दो एलिमेंट्स होते हैं m और n, तो हम क्या लेके चलते हैं कि m बड़ा है n से, ठीक है। इसके लिए हमने लेट कर लिया कि m बड़ा है n से। तो इसका अगर हम रेसिप्रोकल देखेंगे 1/n लेस हो जाएगा 1/n से, ठीक है। रेसिप्रोकल हो गया तो साइन भी अपोजिट हो जाएंगे। अब इसमें 1/2 ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 1/2 + 1/n इज लेस देन 1/2 + 1/n, दोनों साइड 1/2 ऐड कर दिया, ठीक है, 1/n। अब देखो हमारे पास जो 1/2 + 1/n है वो लेस देन है 1/2 + 1/n से, मतलब वो जो फंक्शन है वो हमारे पास 1/2 + 1/n यहाँ पर है, तो समथिंग लाइक यहाँ पर आएगा 1/2 + 1/m, ठीक है, इन दोनों के बीच में। अब हम क्या कर रहे हैं, देखो ये चीज़ तो समझ में आ गई वो कहाँ पे लाई कर रहा है ग्राफ में। अब हम निकालते हैं नॉर्म ऑफ xm - xn। वो क्या होने वाला है, नॉर्म हमने किस तरह से डिफाइन करा है, इंटीग्रेशन से डिफाइन करा है, इंटीग्रेशन 0 से 1 मॉडुलस ऑफ xm - xn, फंक्शन किसका होने वाला है t का इंटू dt। इस तरह से हमने इस नॉर्म को डिफाइन करा है। अब देखो हम इसे और क्या लिख सकते हैं, देखो हम t को दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं xmt - xnt और मॉड हमारे पास चली रहा है इंटू dt और इंटीग्रेशन 0 से 1 पर, ठीक है। अब देखो हमारे पास जो कंडीशन है वो क्या क्या है, एक हमारे पास जो इंटरवल्स है वो 0, टोटल इंटरवल हमारे पास 0 से 1 है, ठीक है, जिसके लिए हमारे पास इंटीग्रेशन है। अब उसके बाद हमारे पास जो इंटरवल्स है किस किस में और डिवाइड हो गए, 0 से 1/2, 1/2 से 1/2 + 1/n और फिर 1/2 से 1/2 + 1/m से लेकर 1/2 + 1/n तक, फिर 1/2 + 1/n से लेके 1 तक, ठीक है। ये हमारे पास 4 इंटरवल हो गए, एक इंटरवल ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, 4 इंटरवल्स हो गए हैं। इन चारों के लिए हम अपना जो ये इंटीग्रेशन है इसे ब्रेक कर लेते हैं। क्या क्या कंडीशन आ जाएंगी उससे, हमारे पास इंटीग्रेशन 0 से 1/2 xmt - xnt dt, अंदर की वैल्यू तो बिल्कुल सेम होने वाली है, बस बाहर के इंटीग्रल की जो लिमिट्स हैं वो चेंज हो जाएंगी, ठीक है। पहले 0 से 1/2 लिया है, फिर 1/2 से 1/2 + 1/n तक m तक लिया है, उसके बाद हमने 1/2 + 1/m से लेकर 1/2 + 1/n तक लिया है और उसके बाद 1/2 + 1/n से लेकर 1 तक लिया है, ठीक है। ये सारे इस 4 लिमिट्स में हमने 4 पार्ट्स में हमने ब्रेक कर लिया है अपने इस इंटीग्रेशन को, ठीक है। अब देखो इनकी हम वैल्यू चेक करते हैं। अब हम लेट कर क्या कर लेते हैं कि m और n हमारे पास इन्फिनिटी पर टेंड कर रहे हैं। जब m और n इन्फिनिटी पर टेंड करेंगे तो हमारे पास xm और xn दोनों सेम टर्म हो जाएंगी। तो इन दोनों को सेपरेट करा, हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास 0 कंडीशन आ जाएगी, इस इंटीग्रल की हमारे पास वैल्यू 0 आ गई, ठीक है। अब नेक्स्ट वाली में जब हमने m इन्फिनिटी डाला तो यहाँ पे हमारे पास m है इसमें, तो जब इन्फिनिटी डालेंगे 1/∞ हमारे पास क्या हो जाएगा 0। तो नीचे क्या लिमिट है 1/2, ऊपर क्या है 1/2। अगर दोनों ऊपर नीचे सेम लिमिट्स रहती है तो हमारे पास इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आती है, =0, ठीक है।
सेम यहाँ पे जब हम m की वैल्यू भी इक्वल टू इन्फिनिटी डाल देंगे तो ये 1/∞ बन जाएगा। तो यहाँ पे कंडीशन क्या बची 1/2। यहाँ पे भी 1/n की जगह 1/∞ रख देंगे तो यहाँ पे भी 1/2। जब लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेम हो गई तो हमारे पास ये पूरी इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी आ गई, हमारे पास आ गई ये भी 0। ठीक है, उसके बाद सेम यहाँ पर देखते हैं 1/n की जगह पर हम क्या डाल देते हैं, हम डाल देते हैं 1/n की जगह पर इन्फिनिटी, मतलब n की जगह पर हमने इन्फिनिटी डाल दी तो क्या बचा 1/2 प्लस 0, 1/2 प्लस 0, तो यहाँ से क्या 1/2 से लेकर हमारे पास 1 पर। ठीक है, अब जब हम इसमें वैल्यू डालेंगे तो कहाँ से लेकर डालेंगे, देखो हम अपने फंक्शन से डालेंगे 1/2 से लेकर 1 पर। n की वैल्यू जब हमने इन्फिनिटी डाल दी, n की वैल्यू जब हमने इन्फिनिटी डाल दी तो ये 1/2 से लेकर 1 हो गई, तो हमारे पास वैल्यू क्या बची 1। तो ये भी हमारे पास 1 होने वाला है, ये भी हमारे पास 1 होने वाला है, तो 1 - 1 हमारे पास आ गया 0। ठीक है, तो हमारे पास क्या कंडीशन आ गई 0 + 0 + 0 + 0 कंडीशन आ गई, मतलब इन चारों के इंटीग्रल की वैल्यू हमारे पास सारी 0 आ गई, जैसे जैसे हमारे पास जो m है वो टेंड कर रहा है इन्फिनिटी को। ठीक है, तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि जो नॉर्म है xm - xn वो किसको टेंड कर गया 0 को, जैसे जैसे m और n इन्फिनिटी को टेंड कर गए। ठीक है, इससे हमने क्या इंप्लाई कर दिया कि जो हमारे पास एक्सन सीक्वेंस था वो एक कॉची सीक्वेंस हो गया। ठीक है, जब ये जो नॉर्म है ये हमारे पास 0 को टेंड कर गया तो हमारे पास जो एक्सन सीक्वेंस है वो कॉची सीक्वेंस हो गया। ठीक है, सबसे पहले हमने यही प्रूव करा है कि जो हमने सीक्वेंस लिया था वो कंटिन्यूअस है। उसके बाद हमने क्या प्रूव करा कि जो हमने सीक्वेंस लिया है वो कॉची सीक्वेंस भी है। अब हम क्या प्रूव करेंगे कि जो वो कॉची सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट भी होना चाहिए। ठीक है, तो हम और अपने ही स्पेस के किसी पॉइंट पर कन्वर्जेंट होना चाहिए, तो हम उसके लिए आगे बढ़ते हैं। तो हम क्या करते हैं, लेट इफ पॉसिबल कॉची सीक्वेंस xn इज कन्वर्जेंट एंड xn टेंड्स टू x। ठीक है, हमने क्या मान लिया, अगर पॉसिबल है कि xn जो सीक्वेंस है वो कॉची सीक्वेंस जो है xn वो कन्वर्जेंट है और xn किस पर कन्वर्ज कर रहा है, x पर कन्वर्ज कर रहा है। ठीक है, और x किसका पॉइंट होना चाहिए, कायदे में जो पॉइंट है वो x का ही होना चाहिए, मतलब बड़े x का, जो हमारे पास किसका सेट है, सेट ऑफ ऑल कंटिन्यूअस फंक्शंस का। ठीक है, अब देखो फिलहाल हम ये लेके चल रहे हैं कि xn कन्वर्जेंट है किस पॉइंट पर, x पर। ठीक है, xn टेंड कर रहा है x को, जब xn x को टेंड कर रहा है तो हम क्या लिख सकते हैं xn - x टेंड करेगा 0 को, जैसे जैसे n टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसका नॉर्म लेते हैं तो नॉर्म भी हमारे पास एक टेंड करेगा 0 को, जैसे हमारे पास n इन्फिनिटी को टेंड करेगा। ठीक है, अब नॉर्म के पास हमारे पास क्या डेफिनेशन है नॉर्म की, इंटीग्रेशन 0 से 1 mod ऑफ xn - x t * dt, टेंड्स करेगा 0 को जैसे n टेंड्स करेगा इन्फिनिटी को। अब हमने क्या करा, जो हमारे पास t था उसे हमने दोनों फंक्शंस पर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, xnt - xt का मॉड इंटीग्रेशन चला 0 से 1 विद रिस्पेक्ट टू dt। ठीक है, ये हमारे पास टेंड करेगा 0 को एज n टेंड्स करेगा इन्फिनिटी को। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, देखो हमारे पास क्या फंक्शन है n और x सिंपल। ठीक है, तो हम अब ये जो इंटीग्रेशन है इसे ब्रेक करेंगे, लेकिन सिर्फ 3 पार्ट्स में। 3 पार्ट्स में क्यों करेंगे, देखो हमने पीछे ग्राफ बनाया था, ग्राफ में हमारे पास 4 पार्ट कैसे बैठ रहे थे, 0 से 1/2, 1/2 से 1/2 से 1/2 + 1/m तक, फिर 1/2 से 1/2 + 1/n तक। मतलब हमारे पास क्या क्या कंडीशन बैठ रही थी, इस तरह से देखते हैं हमारे पास क्या क्या पॉइंट्स थे। पहले हमारे पास ये, हमारे पास फॉर एग्जांपल रियल लाइन पे बताते हैं, ये हमारे पास क्या है 0, ये हमारे पास 1 है। पहले हमारे पास क्या था 1/2 इधर था, यहाँ पे था 1/2 + 1/m और यहाँ पे था 1/2 + 1/n, ये हमारे पास कंडीशंस थी पहले। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे 1 भी है। ठीक है, अब क्या है हमारे पास, उस पिछले वाले टाइम पे हमारे पास 2 फंक्शंस थे xm - xn। ठीक है, उसके लिए हमने इन 4 पार्ट्स में हमने डिस्ट्रीब्यूट करा था बस, बट हमारे पास क्या है यहाँ पे सिर्फ n है, तो n के लिए हम क्या करते हैं, ये वाला जो इंटरवल है इसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो हमारे पास क्या बचे, एक इंटरवल ये, दूसरा इंटरवल ये और तीसरा इंटरवल ये। तो इन 3 इंटरवल के लिए हम अपने इंटीग्रेशन को ब्रेक कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन 0 से 1/2 xnt - xt dt, अंदर का फंक्शन बिल्कुल सेम, प्लस इंटीग्रेशन 1/2 से लेकर 1/2 + 1/n तक। ठीक है, और अंदर का फंक्शन सेम। ठीक है, दिख रहा है ना, प्लस इंटीग्रेशन चलेगा 1/2 + 1/n से लेकर 1 तक और अंदर का फंक्शन सेम। ठीक है, और ये किसको टेंड कर रहा है, देखो यहाँ पे हमारे पास टेंड कर रहा था ये 0 को, जैसे n टेंड कर रहा था इन्फिनिटी को, तो ये पूरा का पूरा टेंड कर जाएगा 0 को, जैसे हमारे पास n टेंड करेगा इन्फिनिटी को। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं हम, देखो अब देखो हमारे पास n टेंड कर रहा है इन्फिनिटी को, तो हमारे पास जो xn है वो एक टेंड कर जाएगा 0 को, मतलब xn हमारे पास इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा यहाँ पे xt dt बचा। ठीक है, इंटीग्रेशन चला 0 से 1/2 xt dt बचा, प्लस ठीक है नेक्स्ट वाले टर्म के लिए देखें हमारे पास n किसको टेंड कर रहा है इन्फिनिटी को, तो यहाँ पे हम अपनी वैल्यू डाल देते हैं, हमारे पास क्या हो जाएगा इक्वल टू 1/2 + 1/∞। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 1/2 + 0, ये हमारे पास आ गया 1/2, अपर लिमिट 1/2 है, नीचे लिमिट 1/2 है। अगर दोनों ऊपर नीचे वाली लिमिट 1/2 मतलब सेम हो जाती है तो हमारे पास जो इंटीग्रेशन की वैल्यू होती है वो क्या होती है इक्वल टू 0 होती है। तो इसे हमने इक्वल टू 0 आगे जिसे हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाली देखते हैं, यहाँ पे भी हम सेम ये करेंगे 1/2 + 1/∞, ये हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू निकल के 1/2 आ जाएगी। 1/2 से 1 के बीच में जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, xn की तो वैल्यू हमारे पास 1 हो जाएगी अकॉर्डिंग टू दिस फंक्शन।
अकॉर्डिंग टू दिस फंक्शन हमारे पास 1/2 से लेकर 1 के बीच में जो वैल्यू है वो हमारे पास हो जाएगी 1, ठीक है। और नेक्स्ट वाली क्या रही, हमारे पास xt सेम रही, तो हमारे पास क्या गया 1 माइनस xt dt टेंस कर गया 0 पर, ठीक है। ये हमारे पास टेंड ऑलरेडी 0 पर कर रहा है, जैसे n टेंस कर रहा है तो ये भी हमारे पास 0 पर टेंड कर गया एज n टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है। फर्स्ट वाले को भी आप ऐसे ही देख सकते हैं चाहो तो कि x एंड t की वैल्यू हमारे पास 0 किस तरह से है, 0 से लेकर 1/2 के बीच में हमारे पास xn की वैल्यू क्या है, 0 से लेकर 1/2 के बीच में हमारे पास xn की वैल्यू 0 है, तो हमारे पास इसकी वैल्यू 0 आ गई, अंदर क्या बचा मॉड के अंदर xt dt, ठीक है। तो हमारे पास इस तरह से ये इंटीग्रल आ गया। अब इसमें क्या कर सकते हैं, देखो दोनों एक फंक्शन हमारे पास ये है, दो इंटीग्रल है, दोनों इंटीग्रल के अंदर हमारे पास दो एक फंक्शन दे रखा है, एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये है, दोनों ही मॉड के अंदर है, मतलब दोनों ही फंक्शन की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आने वाली है, और दोनों का सम हमारे पास टेंड कर रहा है 0 को। तो इसका मतलब क्या है कि अलग अलग फंक्शन से हमारे पास टेंड करेंगे 0 को, तो हमने यही लिख दिया कि पहला वाला जो इंटीग्रेशन है वो टेंड कर रहा है 0 को, दूसरा वाला इंटीग्रेशन भी हमारे पास 0 को टेंड कर रहा है, ठीक है, अलग अलग लिख दिया। अब देखो पहला वाला जब हमारे पास 0 को टेंड कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, जो xt है वो 0 को कब टेंड कर रहा है, जब t की वैल्यू 0 से लेकर 1/2 के बीच में है, 0 से लेकर 1/2 के बीच में, और दूसरा फंक्शन 0 को कब टेंड कर रहा है, जब 1 माइनस xt की वैल्यू जो है वो 1 माइनस xt हमारे पास 0 को तब टेंड कर रहा है जब t की वैल्यू हमारे पास 1/2 से लेकर 1 के बीच में है, ठीक है, ये हो गया। अब देखो हम क्या ले सकते हैं, यहाँ से मॉड साइन हटा दें तो हमारे पास क्या जाएगा xt इक्वल्स टू 0, जब हमारे पास t हमारे पास किसको बिलोंग करेगा, 0 से लेकर 1/2 को बिलोंग करेगा। और क्या लिख सकते हैं 1 माइनस xt, देखो यहाँ पे देखो 1 माइनस xt हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से क्या करें, हम इस वाले को इधर ले जाते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा, इधर 1 बचा, इधर इसे कर दो, इधर 1 बचा और इधर बन गया xt, ठीक है। तो xt की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1 आ गई, फॉर t बिलोंग करेगा 1/2 से लेकर 1 के बीच में। तो हमारे पास xt जो फंक्शन है उसे किस तरह से लिख रहे हैं, 0 आ रहा है जब 0 से t की वैल्यू 0 से लेकर 1/2 के बीच में है, और 1 आ रहा है जब t की वैल्यू 1/2 से लेकर 1 के बीच में, ठीक है। इस तरह से हम xt को डिनोट कर सकते हैं। अब ये जो पॉइंट है इसकी डिसकंटिन्यूटी इस पॉइंट पर हो सकती है, हमें चेक करना है, ठीक है। अब 1/2 पर अगर देखें तो 1/2 पर एक लेफ्ट लिमिट देखते हैं और एक राइट लिमिट देखते हैं, ठीक है। लेफ्ट लिमिट हमारे पास क्या आ रही है 0 और राइट लिमिट हमारे पास क्या आ रही है 1, जो आपस में इक्वल नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो xt है वो कंटीन्यूअस फंक्शन नहीं है एट t इक्वल्स टू 1/2 पर। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारे पास x फंक्शन आया है वो बिलोंग नहीं कर रहा हमारे पास कैपिटल x को, क्योंकि कैपिटल x किसका सेट था, सेट ऑफ ऑल कंटीन्यूअस फंक्शन का। तो x हमारे पास बिलोंग नहीं कर रहा है कैपिटल x पर। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो कॉची सीक्वेंस है xn, जिसे हमने कॉची सीक्वेंस अभी प्रूव किया था, वो कन्वर्स तो कर रहा था x पर, बट x इस कैपिटल x का एलिमेंट नहीं है। लेकिन कंप्लीट स्पेस की कंडीशन क्या होती है कि जो मेरे पास सीक्वेंस है वो कन्वर्स करना चाहिए ऐसे एलिमेंट पर, और वो जो एलिमेंट है वो उसी स्पेस का एलिमेंट होना चाहिए, मतलब उसी स्पेस को बिलोंग करना चाहिए। लेकिन ये वाली कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो हम क्या कह सकते हैं कि x हमारे पास कंप्लीट स्पेस नहीं है। अब वो नॉर्म्ड तो है बट कंप्लीट नहीं है, तो इसका मतलब वो बना के स्पेस नहीं है, तो x इज नॉट अ बना के स्पेस। इस तरह से हमारे पास ये वाला जो काउंटर एग्जांपल है उसका प्रूफ होता है, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।